कि जहां ये सब घोषित और अघोषित शर्तें जदयू की तरफ से दी जा रही हैं, भाजपा इन सब को घोषित शर्तें मानेगी। जी बिल्कुल। चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हुए थे, अब वो दिल्ली की राजनीति करना चाहेंगे क्योंकि उनको मंत्री बना दिया गया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो मंत्री नहीं बने केंद्र में, बिहार में ही रहना पसंद किया उन्होंने। और इसी वजह से भाजपा ने अपने बिहार के दिग्गज नेताओं को ये कह दिया, नीतीश कुमार को रोज बोलो कि वही उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव कर लेंगे और वही भावी मुख्यमंत्री हमारे फिर होंगे। मांग रखी है जी, ये गठबंधन तोड़ने को लेकर कतई नहीं है, लेकिन जब उस स्थिति में है तो उसका फायदा उठाना होगा। नीतीश कुमार को सीएम मानते हैं आप, तभी उनसे आपकी दोस्ती राजनीतिक हो पाती है। ये लालू जी के लिए लागू होता है, तेजस्वी के लागू होता है, ये किसी के लागू हुआ है और आगे चल के ये लागू भाजपा में के साथ भी हो रहा है। और आज सम्राट चौधरी दुश्मन बने हैं अपने ही पार्टी के लोगों के, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सम्राट चौधरी ने गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों को आरक्षण जो बिहार सरकार ने बढ़ाया है उसके पक्ष में खड़े हैं। जो संजय झा बनाए गए हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इनका भविष्य ये भाजपा से कितनी सीटें ले पाते हैं विधानसभा में, इसी पर टिका हुआ है। आधी सीटें विधानसभा में, नो इफ नो बट, नो चिराग, नो पलना, नो डिमका, आधी सीटें हमें चाहिए। उसको आप जिसको बांटना है, आप पैसे भी जीत नहीं रहे हमारा, अपने बांट लीजिए क्योंकि 39 सीटें जीतकर बिहार को जब भाजपा ने अनदेखी की, तब भी बिहार ने 30 सीट जीता कर इस बार उनकी इज्जत बचाई और सरकार बचाई। और यूपी जिसको का नहीं दिया गया, उस यूपी ने ठेंगा दिखा दिया दोनों हाथ से। दिखाइए मोदी जी, योगी जी, दोनों देखिए ठेंगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विशेष पंचनामा है और विशेष पंचनामा आज विशेष इसलिए होगा क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बहुत सारे फैसले लिए हैं, तो वहीं बिहार में चिराग पासवान भी एक बैठक कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को सम्मानित कर रहे थे। तो वहीं वहाँ से कई बातें उठ करके सामने आई। एक तरफ नीतीश कुमार के डिमांड और दूसरी तरफ जो चिराग पासवान ने हैं जो घोषणाएं की हैं, उसमें एक घोषणा है कि वो गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे। तो वहीं उनकी पार्टी की तरफ से ये डिमांड उठ गया कि नीतीश कुमार के सामने अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री की भूमिका में आते हैं तो क्या होगा। 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री देखना चाहती है उनकी पार्टी चिराग पासवान को। इन सारे विषयों को लेकर के जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, इसने और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तैयार है नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए और उनके नेतृत्व में चलने के लिए, तो दूसरी तरफ इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, उस चक्रव्यूह को लेकर के हम नमन जी से बात करेंगे कि आखिर इस चक्रव्यूह में किस तरह से ये पूरा का पूरा 2025 और एनडीए फंसी हुई है। नमन जी, क्या है ये चक्रव्यूह, कैसे टूटेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये उठता है कि जो चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं जी, जो चिराग पासवान मोदी के लिए अंतिम स्तर तक काम करने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने चिराग पासवान ने जिन्होंने मंत्रिमंडल को लेकर कोई शर्त नहीं रखी, जिन्होंने बिना शर्त समर्थन मोदी जी का किया, वो चक्रव्यूह कैसे रच सकते हैं जी। नीतीश कुमार के पॉपुलर दावे के विपरीत नीतीश ने भी ये दावा सदन के अंदर किया है, सबके सामने किया है। एनडीए के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ मौजूद थे, सारे एमपीज मौजूद थे, उनके सामने कहा कि अब की बार जो 2-4 को आ गया है वो लोगों विपक्ष को, वो भी नहीं आएगा और आप फिर प्रधानमंत्री बनिएगा। इन दावों के इतर देखिए, नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है खराब, इसलिए उनके दावों का तो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकता है। लेकिन चिराग ने तो हर बार गारंटी दी है अपनी बातों की। जब भाजपा से सजा मिल रहा था उनको, तब भी भाजपा के साथ थे। जब भाजपा ने उनको रिवॉर्ड किया तब भी भाजपा के साथ थे। जब उस जगह पहुंच गया जहां से नरेंद्र मोदी से अपनी मांगी कीमत मांग सकते थे, वहां भी कुछ नहीं किया। तो आखिर ये दोनों एक साथ समस्या कैसे पैदा कर देंगे, दोनों एक साथ चक्रव्यूह कैसे रच सकते हैं और इस चक्रव्यूह से भाजपा निकल कैसे सकती है? देखिए, मजेदार बात क्या है, चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हुए थे, अब वो दिल्ली की राजनीति करना चाहेंगे क्योंकि उनको मंत्री बना दिया गया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो मंत्री नहीं बने केंद्र में, बिहार में ही रहना पसंद किया उन्होंने। और इसी वजह से भाजपा ने अपने बिहार के दिग्गज नेताओं को ये कह दिया, नीतीश कुमार को रोज बोलो कि वही उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव कर लेंगे और वही भावी मुख्यमंत्री हमारे फिर होंगे। इसके बावजूद मजेदार बात देखिए, 29 तारीख कितना मजेदार दिन था, भारत वर्ल्ड कप तो जीत ही गई। इस दिन 2 कार्यक्रम हुए, 2 पार्टियों के कार्यक्रम हुए। एक पार्टी जो बिहार की पार्टी है वो दिल्ली चली गई और एक पार्टी जिसके नेता दिल्ली में रहने चाहिए थे वो बिहार में आ गए। बिहार वाले कार्यक्रम में चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता जुटे और उन्होंने एक तरीके से अपने जीते हुए सांसदों को और
कार्यकर्ताओं चिराग पासवान जो हैं उनको नागरिक अभिनंदन किया, कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया कि उन्होंने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, और यही काम जदयू ने दिल्ली में जाकर किया जी। चुनाव को लेकर जो था उसको तो सम्मानित किया ही गया, कार्यकारिणी को लेकर बैठक किया गया, संगठन को लेकर बड़े फैसले लिए गए, और गठबंधन को लेकर भी कुछ मापदंड तय किए गए जी। कुछ विचार जो 12 सांसदों के बाद एक ताकत जो प्रदत्त होती है नीतीश कुमार को, उसके उत्पन्न विचारों के तहत उन्होंने कुछ मांग रखी है जी। ये गठबंधन तोड़ने को लेकर कतई नहीं है, लेकिन जब उस स्थिति में है तो उसका फायदा उठाना होगा। मैंने भी अपने पंचनामा में कहा था कि नीतीश जी हर बार तो आप अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं कि विशेष राज्य जाए, इस बार तो आपके साथ भी सब कुछ ठीक हो रहा है, एनडीए में भी सब कुछ ठीक है, अब इस मौके का फायदा उठाइए और बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या पैकेज जो मिल सके जी। उसको सिक्योर कीजिए। और मुझे लगता है कि इस कड़ी में आगे बढ़ चुकी है जदयू। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार वाली पार्टी दिल्ली, दिल्ली वाली पार्टी बिहार, जी। दोनों जस्ट उल्टा हुआ, और दोनों ने कुछ फैसले जो लिए हैं, जैसे कल चिराग पासवान ने एक बड़ा फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा कि नवंबर में वो एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं जी। रैली कम, शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा होगा। चिराग पासवान अपनी ताकत समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भाजपा और एनडीए में रहने के दौरान उनके साथ एक बहुत बड़ा वर्ग जुट जाता है। बिहार में उनकी पार्टी जरूर छोटी है जी। लेकिन आने वाले समय में इस पार्टी की संभावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिहार में सारे दिग्गज नेता धीरे धीरे उनकी उम्र राजनीति की खत्म हो रही जी। है, और चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जैसे युवा या फिर संतोष मांझी जैसे युवा अब आगे चल के भविष्य बन सकते हैं बिहार का। जी, जी। तो उस तरफ वो राजनीति बिहार की चल चुकी है। तो चिराग इसे समझ रहे हैं, और इसीलिए चिराग जब तेजस्वी जा रहे हैं यात्रा पर तो चिराग भी अपना कार्यक्रम पहले से बना दिए हैं। जी। केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान हो सकता है कि चिराग पासवान बिहार बहुत न आ पाए, बिहार से थोड़ी डिस्टेंस हो, जो पिछले 3-4 सालों में उन्होंने बिहार को समय दिया है उतना नहीं दे पाए। इसीलिए अब प्लानिंग के तहत काम करना जरूरी है कि जितना भी समय बिहार में आए उसको पूर्णतः राजनीतिक उपयोग के पार्टी के पक्ष में करें वो। और इसीलिए रणनीति के तहत उन्होंने ये तय कर दिया है कि अब वो बिहार में एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्ताओं को अभी से ही टारगेट दे दिया गया कि 3 महीने में जो होने वाला है एक बड़ा कार्यक्रम, उसमें शक्ति प्रदर्शन के लिए आप अपने पूरे बिहार से और अंतिम पैदान तक लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तैयारी कीजिए आने का यहाँ पटना, और पटना में शक्ति प्रदर्शन मतलब एक बड़ी बात कही जाएगी। तब विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी दावेदारी वो प्रस्तुत कर देंगे। सीटों को लेकर तो करेंगे ही, लेकिन उस कुर्सी के लिए भी कर देंगे जिसकी मांग कल कार्यकारिणी के बैठक के दौरान उनके नागरिक अभिनंदन के दौरान कुछ उनके करीबी नेताओं ने कर दिया। जैसे उनके जीजा ने ही कल कह दिया कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री अगले बने। जी। अब ये किसी की बगावत, किसी के खिलाफ बगावत नहीं है, ये नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी की या भाजपा को आंख दिखाना नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल। हर पार्टी नीतीश कुमार एनडीए में रहकर और नीतीश कुमार के कार्यकर्ता, उनके बड़े नेता जब कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं नीतीश कुमार को मोदी के रहते हुए साथ में, तो निश्चित रूप से भी तो उसका फायदा उठा ही सकते हैं। निश्चित, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना है, उस भावना को लेकर। अब जैसे यही बात अरुण भारती ने तो कह दी, लेकिन यही बात जब अशोक चौधरी की पुत्री से पूछा गया तो उन्होंने इसका गोल मटोल जवाब दे दिया कि पार्टी तय करेगी जी, ये पार्टी का फैसला होगा जी। उन्होंने, क्योंकि जानती हैं कि उनके पिता जदयू के एक बड़े मजबूत पिलर है, और हाल में जो कुछ हुआ है उससे भी ये लगता है कि नीतीश कुमार के वो करीब तो हैं, लेकिन उनकी जो कुर्सी है जी वो बहुत सीमेंटेड नहीं है इस वक्त। मजबूत तीसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन अशोक चौधरी जितने महत्वाकांक्षी हैं और जिस तरीके का उनका रहा है संगठन में सहयोग, उस हिसाब से वो चाहते जरूर होंगे कि उनको भी कंसिडर किया जाए एक बड़े पद के लिए। खैर, इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू से तो एक्सपेक्टेशन ये था जी कि वो भाजपा को अंडर प्रेशर लाए, चालाकी से ही। देखिए, जहाँ एक तरफ संजय झा को सामने करके, संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का कार्यकारी बनाकर नीतीश कुमार ने भाजपा को एक ब्रीदर दिया है जी, एक मोदी जी को दिया कि आप निश्चिंत रहिए ना, सब ठीक है, पहले हम अब रोज थोड़ी आ रहे हैं, पहले भी ऐसा होता रहा। हाँ, आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, अरे इनको यहीं रहना है, तालमेल बना के रखेंगे। पहले भी हमने इनको दिल्ली का, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, दिल्ली का प्रभारी तो संजय झा थे ही ना, अब पूरे देश के प्रभारी हो गए हैं, बाकी राज्यों में भी काम करते रहे, तो संजय झा आपके साथ नेगोशिएट कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपना काम बिहार में देखते हैं। ये करके उन्होंने एक मैसेज दे दिया है भाजपा को कि आप निश्चिंत रहिए, हमारे तरफ से निश्चिंत रहिए, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम आपको एक अच्छा सरकार चलाने का मौका देंगे, लेकिन इसके इन शर्तों के साथ। हाँ,
शर्तें उसमें लागू रहेंगी जी। शर्तें बड़ी मजेदार हैं। पहले मैं आपको बाबा शर्तें बता देता हूँ जो कल दी गई हैं। घोषित शर्तें जी, घोषित शर्तें, घोषित मांग और कुछ अघोषित मांग भी मैं बताऊंगा। तो एक पहला मांग तो यही है नमन जी कि भारतीय जनता पार्टी तो हाथ उठा करके सरेंडर कर चुके हैं कि भैया मुख्यमंत्री आप ही रहिएगा, चलेगा। तो ये डिमांड के नीतीश ही रहेंगे सीएम। हाँ, ये तो मतलब ये अघोषित और ये अंडरस्टूड है। आप नीतीश के साथ आते गठबंधन करने, आप कहीं से आए, आप कोई हो, आपके पास कितने विधायक हो, कितने सांसद, से फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे ही यहाँ आते हैं आपको जूता बाहर खोल के आना पड़ेगा, चप्पल। बिल्कुल, यहाँ का सिस्टम यही है। तो नीतीश कुमार घमंड और जूता दोनों उतरवा देते हैं अपने जदू कैनल के बाहर ही जी। और जब नीतीश कुमार को सीएम मानते हैं आप, तभी उनसे आपकी दोस्ती राजनीतिक हो पाती है। ये लालू जी के लिए लागू होता है, तेजस्वी के लागू होता है, ये किसी के लागू हुआ है और आगे चल के ये लागू भाजपा में के साथ भी हो रहा है। भाजपा के साथ अब देखिएगा, जैसे नीतीश के 12 विधायक सांसद जीते हैं और केंद्र में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति हो गई, वैसे ही सम्राट चौधरी से लेकर भाजपा के सारे दिग्गजों ने, एक आध आदमी जो चुनाव हारे थे उनको छोड़कर, दुबे चौबे टाइप के लोग जो हैं उनको छोड़कर, सभी ने ये कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये राजनीति है, दिस इज डिप्लोमेसी, इसे करना ही पड़ता है। बिल्कुल। और अगर आप इसके खिलाफ करते तो या तो आप राजनीतिक रूप से एकदम कच्चे हैं या आप अपने ही पार्टी का नुकसान कराना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपने मन बना लिया है कि हम जब बैटिंग नहीं करेंगे तो किसी को करने नहीं देंगे। तो बोलने से पहले 2020 एक बार देख लेना चाहिए था, जब सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा था। नीतीश कुमार ने प्रेशर बनाया कि आप जाके पहले मीडिया के सामने ये कहा गया कि मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक तो मतलब ये अघोषित सी शर्त है। बिल्कुल, मैं चाहता था शुरू करना पहले घोषित शर्तों से। जी जी। देखिए, घोषित शर्तों में 2 शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। एक है आरक्षण को लेकर, और दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है। आरक्षण को लेकर बिहार सरकार ने एक जातीय गणना कराई थी जी। इस गणना के बाद नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, वो 75% के आसपास हो चुका है, जिसे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ऑन मोरल ग्राउंड्स और ये कहा कि आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया सकता है। नहीं, उन्होंने तर्क दिया, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर बिहार सरकार के दलील को उन्होंने खारिज कर दिया और कहा कि आरक्षण का दायरा जो है वो तो सामाजिक रूप से पिछड़ापन या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना चाहिए। आप ये जो आंकड़े लेकर आ रहे हैं कि इस जाति की संख्या इतनी है, इसको आरक्षण दे दीजिए, तो इसको हम कैसे आधार मान लें? ये कैसे हम कह दें कि आपके घर में 20 लोग हैं तो आपको हम राशन ज़्यादा दे दें, आपके घर में 10 लोग हैं आपको राशन कम दें? ये कैसे हो सकता है? आप ये ना बताइए कि आपके यहाँ कमाई कम है जी, आपके यहाँ राशन घट जा रहा है खरीदने में, तो आपको उसका सहयोग दिया जाएगा। यही दलील जो दी गई है, दलील थोड़ा फंसा देती है पिच को जी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर आपने सुना सम्राट चौधरी ने बयान दिया, जिसके बयान के बाद सम्राट चौधरी के खिलाफ उन्हीं के पार्टी में कई लोगों ने मोर्चा खोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और आज सम्राट चौधरी दुश्मन बने हैं अपने ही पार्टी के लोगों के। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सम्राट चौधरी ने गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों को आरक्षण जो बिहार सरकार ने बढ़ाया है उसके पक्ष में खड़े हो गए। ये आंख में नहीं सुभा रहा है, ये चुभ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे सामंती और ऐसे मनुवादी लोगों को राजनीति करना ही नहीं चाहिए। और कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो या कोई पार्टी हो, जिसे बिहार में अपना भविष्य करना है, उसे एक बात समझना पड़ेगा, इस परिपाटी के राजनेताओं को आप आगे कर पार्टी में बिहार में स्थान नहीं बना सकते। पूर्व में भी आपने मुखी खाई है, आगे भी खा लीजिएगा। आपको सम्राट चौधरी को आगे करने का पर्पस क्या था? ओबीसी वोट बैंक को एक रिप्रेजेंटेशन मिले आपके पार्टी में। उधर अगर यादव है तो आप कुशवाहा को आगे कर दीजिए ताकि कुशवाहा यादव में वोट डिवीजन हो, आपके पास ओबीसी का एक बड़ा वोट आया नहीं आया, आपने अपनी गलती की, जिसकी वजह से नुकसान कई जगहों पर हुआ, उसको आप सम्राट चौधरी पर नहीं मार सकते हैं। खैर, हम अलग डिबेट में चलेगा, हम इसको नहीं अभी करना चाहेंगे। मैं जिस मुद्दे पर था मैं उस पर वापस आना चाहूँगा। आरक्षण को लेकर ये मांग रखी गई है जदयू के द्वारा कि इसे नवीं अनुसूची में शामिल किया जाए और उसके साथ साथ इसे कानून बनाकर बिहार के जो पिछड़े और दलित लोग हैं और जो ओबीसी के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, जिससे कि मुख्य धारा में आ सके। ये एक घोषित शर्त है जिसे जदयू ने अपने रेजोल्यूशन में पास किया। ये मांग घोषित मांग है, समझिएगा। सीएम वाली मांग अघोषित मांग है जी। अब एक और घोषित मांग, विशेष राज्य का दर्जा या पैकेज, ये जदयू ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही कह दिया है जी। ये भी घोषित है, ये घोषित है जी कि हमें चाहिए तो चाहिए, हम ये मांग रखते हैं कि हमें एनडीए के सहयोगी बने रखने के लिए और आगे एक लंबा
दोनों की दोस्ती बनाए रखने के लिए लंबा साथ के लिए हम चाहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज जो पॉसिबल हो सके जी वो दिया जाए। इसमें भी आगे चल के नीतीश कुमार देखिए, नीतीश चाहते तो विशेष राज्य का दर्जा ही बोलते हैं जी। अगर उन्हें भाजपा से दूरी बनानी होती तो उसको हथियार बनाते, लेकिन विशेष पैकेज जब कहते तब समझ लीजिए कि जदयू भी भाजपा को एक मौका दे रही है कि वो दोस्ती बनाए रखे, और इसका फायदा दोनों को है, दोनों को होगा क्योंकि सरकार में दोनों हैं। इसके बाद अब कुछ 2 अघोषित शर्तें और हैं। अघोषित शर्तें जी, एक, विधानसभा में आधी सीटें अभी से नीतीश कुमार मांग रहे हैं। आधी सीट मतलब 243 में से आधी 122 120-22 जी, या 121 और 122 110 से तो ऊपर डेफिनेटली होना चाहिए जी। ये मांग अभी से ही अघोषित तौर पर जदयू ने रख दिया है जी। ये शर्तें अंदर अंदर पहुंचा दी गई हैं भाजपा के शीर्ष नेताओं को। और एक और बात मैं बता दूं बाबा, बहुत गंभीरता से इसी वक्त जो भी दर्शक ये खबर देख रहे होंगे याद रखिएगा, मैं बार बार अपनी बातें अगर मैं सही होती है तो मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता हूं, लेकिन आप लोग को ये बात याद रखनी चाहिए जो मैं आज कह रहा हूं कि जो संजय झा बनाए गए हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इनका भविष्य ये भाजपा से कितनी सीटें ले पाते हैं विधानसभा में इसी पर टिका हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ याद दिला दूँ नमन जी, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में आरसीपी सिंह नहीं कर पाए थे और फंस गए थे, ऐसे ही परिस्थिति में फंसे गए थे, छटाई कर दी गई जी। और उसमें ललन जी का बहुत बड़ा योगदान था, ललन जी ने उसमें आग में घी डालने का काम किया था। लेकिन संजय झा का कुर्सी पूरी तरीके से इस बात पर टिका हुआ है कि वो भाजपा जिसके वो प्रिय माने जाते हैं, नेचुरल दोस्ती मानी जाती है, सेतु का काम करते हैं, आदमी माने जाते हैं करीबी, उनको कितनी सीटें वो जदयू को दिला पाते हैं जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके आसपास दिला देते हैं तो बहुत बढ़िया भविष्य और बहुत लंबा भविष्य संजय झा का भी होगा। अन्यथा ग्रहण तो यहाँ हर अध्यक्ष बनते ही ग्रहण शुरू रहता है, शनि अपने आप आपके कुंडली में वक्र दृष्टि में आ जाता है सीधा। जैसे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लेते हैं, वो नीतीश कुमार राष्ट्रीय पद के लिए देखें ना तुरंत तबियत गड़बड़ा गया राजनीतिक घाटा नहीं हो सकता तो कम से कम शारीरिक घाटा हो गया। तो ये अघोषित शर्त है कि आधी सीटें विधानसभा में, नो इफ नो बट, नो चिराग, नो फलना, नो डिमका, आधी सीटें हमें चाहिए उसको आप लोग जिसको बांटना है। आप पैसे भी जीत नहीं रहे हमारा, अपने बांट लीजिए जीत तो हम ना रहे हैं। और एक और शर्त है घोषित जो बहुत बड़ी शर्त है, अब नीतीश कुमार को विशेष पैकेज मिल जाएगा। जहाँ नीतीश कुमार बैकफुट पे गए थे, बिहार को विशेष पैकेज मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार को नहीं मिले ऐसा, क्योंकि 39 सीटें जीतकर बिहार को जब भाजपा ने अनदेखी की तब भी बिहार ने 30 सीट जीता कर इस बार उनकी इज्जत बचाई और सरकार बचाई। और यूपी जिसको का नहीं दिया गया उस यूपी ने ठेंगा दिखा दिया दोनों हाथ से, दिखाइए मोदी जी, योगी जी, दोनों देखिए ठेंगा। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा ज़्यादा मेहनत की उसको हॉर्लिक्स पिलाइएगा ना, बिल्कुल, जो होनहार है उसको ना दीजिएगा पोषण ताकि वो और आगे बढ़ सके। तो बिहार का गोल्डन पीरियड तो आना तय है। डबल इंजन वास्तविक तौर पर अब हुआ है, ताकि इंजन के चविया जो है ना अब ड्राइवर के हाथ में जी, स्टेशन मास्टर के पास नहीं, अब नीतीश जी के हाथ में, और नीतीश जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। खैर, अघोषित शर्त क्या है देखिए, इस बार नीतीश कुमार अंतिम और सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र है ये। नीतीश कुमार से भाजपा का चूंकि वो दे देगी विशेष पैकेज, तो नीतीश के पास एक बहुत बड़ा हथियार जो आज तक था कि हमको विशेष दर्जा हम नहीं रहेंगे इसके साथ, वो अब नहीं कर सकते नीतीश कुमार। तो एक नया मुद्दा चाहिए ना जी, बिल्कुल नया मुद्दा नीतीश कुमार जो लेकर आएंगे वो ये है, लेकर आए हैं वो ये है, उन्होंने डिस्कस कर लिया है, इसके ऊपर रजामंदी बन चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर अब नीतीश कुमार जातीय गणना की मांग भाजपा से करेंगे। जिस दिन भाजपा नीतीश कुमार की थोड़ी भी बात नहीं मानती या थोड़ा सा अपमान करती है या थोड़ा वक्र दृष्टि होता है किसी का चौबे जैसा, बस उसी दिन जदयू यहाँ से डिमांड कर देगी कि अब राष्ट्रीय स्तर पर समय आ गया है जातीय गणना हो और आरक्षण का दायरा राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाए। मैं इसकी मांग बहुत पहले से कर रहा हूँ। दिन ये बोल दिया नीतीश कुमार जी। एक मजेदार बात और है बाबा कि जहाँ ये सब घोषित और अघोषित शर्तें जदयू की तरफ से दी जा रही हैं, भाजपा इन सब को घोषित शर्तें मानेगी जी, बिल्कुल। भाजपा है इस बात पे कोई रिस्क नहीं लेगी कि ये सारी चीज़ें जो रखी गई हैं या मीडिया के सुर्खियों में ही हैं या गलियारों में ही सियासी हैं, भाजपा इन सब को घोषित शर्तों के तौर पर ही मानेगी। और भाजपा ये मानकर चलेगी कि 5 साल या तो इसको झेलना पड़ेगा इसी तरीके से, या हमें वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से 12, 13, 14 सांसद की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि इस स्थिति में नीतीश कुमार इस तरीके से दबाव न डाल सके। कोई भी कुछ भी काम हो, देखिए जनगणना हो ना हो, आरक्षण बढ़े ना बढ़े,
लेकिन बिहार को विशेष पैकेज तो जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। जी। अब ये रही नीतीश कुमार की बात। नीतीश यहाँ से घेर लिए हैं भाजपा को। जी। अब भाजपा को लगा कि इधर जाएंगे, अब नहीं होता कि कोई बच्चा बेचारा बच्चा अब सोचता है कि चलिए खेल रहे हैं, गलती से बेचारे से कुछ टूट के गिर जाता है। जी। बाप देख लेता है, 2-4 थप्पड़, 2-4 गुस्सा जो औकात के हिसाब से, उम्र के हिसाब से पड़ जाता है। अब पड़ा, अब बच्चा सोचता है कि बचने के लिए माँ के पास भागेंगे, दौड़ के माँ के पास जाता है, सोचता है माँ तो बचा ही लेगी ना, माँ तो इतना ममता होता है, ये होता है वो होता है। कहीं आज तक टीवी में माँ को मारते बहुत नहीं देखे बच्चा को। बच्चे आता है तो कहता है पापा मार रहे हैं, तो बोला आओ मेरा बच्चा आओ मेरे पास आओ। क्या हुआ, क्या काहे मार रहे थे? तो वो बड़का शीशा जो था ना आपके नैया से मिला था, उसको फोड़ दिए कि खेलते खेलते 2-4 हो सकता है कि हत्या भी हो जाए उसके बाद। यही हाल है। अब नीतीश कुमार जो दवाई दिए हैं भाजपा को, तो भाजपा कहाँ भागेगी? चिराग पासवान के पास। चिराग बोला हाँ मेरा बच्चा इधर चिराग बोल गया ठीक है आ गए, क्या बात है। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। अच्छा मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, अरुण जी भी तो यही बोल रहे थे थोड़े पहले। कैसे मांग सकते हैं? नीतीश जी बहुत गलत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कैसे मांग सकते हैं? मुख्यमंत्री तो मैं हूँ। वो कैसे मांग सकते हैं? तो नहीं, वो विशेष पैकेज मांग कर रहे थे, बिल्कुल मिलना चाहिए। वो तो जातीय जनगणना पे बोलने के लिए बोल रहे हैं, करेंगे मिलना चाहिए। तो जाति तो मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ परिस्थितियाँ तो होनी चाहिए, बिल्कुल पिछड़ों को उसका हक तो मिलना चाहिए। इस पक्ष में तो होंगे ही। रामविलास पासवान जी ने पार्टी बनाई है, दलितों की पार्टी है, कोर वोट दलितों का है, तो आप आरक्षण कैसे नहीं उसके खिलाफ बोल सकते? आपको जाना ही होगा। और इस बात को मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि चिराग पासवान ने अब तक जितनी भी सार्वजनिक उपस्थितियां की हैं जी, उस व्यक्ति ने हर बार यही कहा है मेरे जीते जी आरक्षण कोई ले नहीं सकता, छू नहीं सकता, ले नहीं सकता, छू नहीं सकता है। आरक्षण जैसे है वैसे ही रहेगा। बढ़ाने की गुंजाइश, घटाने की गुंजाइश वो सब संविधान तय करेगा और वक्त के हिसाब से, लेकिन उसको आरक्षण खत्म कोई नहीं कर सकता है मेरे रहते हुए। बड़ी बात है। लेकिन अब गेम क्या है? चिराग पासवान ने अघोषित तौर पर भाजपा के समक्ष एक बहुत बड़ा क्राइसिस ला दिया है। जी। एक क्राइसिस तो भाजपा के पास सीधे है कि अब चिराग पासवान अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जी। 5 लोकसभा सीटें जीते हैं तो 5 × 6 30 विधानसभा तो उनका कम से कम बनता है, हक है। और जो पिछले बार का अनुभव रहा है, जी समझिएगा इस बात को, पिछले बार का जो अनुभव रहा उसके चलते उनको बाहर जाना पड़ा। चिराग जल्दी बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं जाने का मन बनाए हुए हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है तो जा भी सकते हैं। चिराग पासवान की विनेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस 30 सीटों के दावे के अलावा 100% स्ट्राइक रेट बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो भाजपा और जदयू दोनों पर ये दबाव पड़ जाता है। जदयू इस दबाव को लेना नहीं चाहिए, बजाय भाजपा समझे, भाजपा समझे, निश्चित रूप से हमने थोड़ी बुलाया। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ चिराग पासवान यदि 50 सीट मांग लेते हैं, 45 सीट मांग लेते हैं, तो वो जदयू के आधी सीटों के डिमांड से सीधा टकरा जाएगा। बिल्कुल। अब नीतीश कुमार के उस सीटों को भाजपा मान भी लेती है और चिराग को भी 40 सीट तक निपटाने की कोशिश करती है, तो बचता कितना सीट है भाजपा के लिए? भाजपा का जो स्ट्राइक रेट इस चुनाव में रहा है और जो सीटें बच रही हैं भाजपा के लड़ने के लिए, उसी में मुकेश सहनी आते तो उनको, नहीं आते तो फिर है, जीतन राम मांझी हैं। बचता कहाँ है? बिल्कुल। भाजपा 40-50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? सवाल ही नहीं है। ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा के वर्तमान सीटिंग है सांसद तो 80 के आसपास है। विधायक माफ कीजिएगा, विधायक 80 के आसपास होंगे, उसी आसपास में कहीं। तो भाजपा के लिए भी एक बड़ा खतरा, बिल्कुल क्राइसिस ये है। अब जरा समझिएगा, चिराग पासवान यदि बाहर जाने की चेष्टा करते हैं तो उसमें नीतीश कुमार की और परेशानी बढ़ेगी। नीतीश पिछले बार वाला डर में आ जाएंगे। बिल्कुल। नीतीश को ये भी लगेगा कि फिर मेरे साथ भाजपा खेला कर रही है। भाजपा वहाँ भी देखिए कैच 22। नीतीश को तो देना ही है आधा, चिराग को भी नीतीश के चलते ही देना पड़ जाएगा। नीतीश मत भाग जाएंगे, चिराग फिर बार मुझसे मार्केट में रहेंगे, हम स्वागत क्यों रहेंगे फिर धोखा खाने के लिए? ये भी एक परिस्थिति है। चिराग ये जानते हैं कि उनके दोनों हाथ में लड्डू आ गया है, वो एनडीए में रहकर भी अपना बात मनवा सकते हैं, बाहर गए बात करेंगे, वैसे ही नीतीश और भाजपा भी आपस में लड़ जाएगी। जी बिल्कुल। कि चिराग बाहर क्यों जा रहे हैं, हमको बुलाइए पहले। हम तो इस शर्त पे ही नीतीश को हाथ दे कि चिराग में साथ फिर खेल नहीं करेंगे, आप फिर बाहर भेज रहे हैं, अब फिर खेला करके फिर वापस आ जाएंगे। जी। तो ये तो अलाउ नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये एक बड़ा डिमांड है, अघोषित डिमांड चिराग पासवान का। उन्हें सीटें चाहिए। उन्होंने 5 सीटें जैसे लिया है 40 में, वो इसी अनुपात में और इसी विनेबिलिटी के फैक्टर बनाकर वो आगे चल के सीटें लेंगे विधानसभा में। और यहाँ भाजपा फंस जाएगी। उसके अलावा
एक और अघोषित मांग चिराग पासवान की है, जो अरुण भारती ने कह दिया है। देखिए, भाजपा और नीतीश कुमार के समक्ष चिराग पासवान की पार्टी बहुत छोटी है बिहार में, ये बात वो भी समझते हैं, इसलिए संगठन पर लगातार काम किया जा रहा है। चिराग पासवान की पार्टी अगर 30, 35, 40 सीटों पर लड़ती है और उनकी विनेबिलिटी इसके आसपास रहती है जितना रहा है इस बार, इसका 80% भी रहता है, तो चिराग पासवान के पास बिहार की सत्ता की कुंजी आ जाएगी। बिल्कुल। वो 12 सांसदों वाला हाल जो नीतीश कुमार ने किया केंद्र में, चिराग पासवान ऐसे ही 25-20 विधायकों के दम पर बिहार में, चूंकि एनडीए में लड़ेंगे तो वोट इनके पक्ष में आएगा सबका, बिल्कुल। तो फिर विनेबिलिटी बढ़ जाती है। चिराग पासवान ने कितने विधानसभाओं में बढ़त बनाई है, अब देखिए चिराग पासवान लगभग सभी विधानसभाओं में बढ़त बनाए हैं। निश्चित रूप से जितना उनका 6-5-30 होता है उससे ज़्यादा उन्होंने करीब 40 के आसपास उनकी बढ़त है। बताइए अब इससे क्या अंदाजा लगता है कि चिराग उतनी सीटें लेंगे, और अगर वो जीत कर आते हैं और कहीं ये शर्त रख देती है उनकी पार्टी कि हमारे नेता को आप बिहार की कुर्सी दीजिए, और पूर्व का इतिहास कहता है, भी हाल ही का रिसेंट हिस्ट्री, कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम पर तैयार नहीं है, उन्हें कंप्लीट पावर चाहिए, ऐसी चर्चा तो पिछले बिल्कुल मैं भी चले थे जब एनडीए नीतीश कुमार एनडीए सरकार बन रही थी, तो 12 तारीख के आसपास जो खेला होने वाला था, जेपी नड्डा खुद लेकर के साथ में आए थे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर चिराग या उनकी पार्टी शर्त रख देती है और रख कर चुप हो जाती है विधानसभा चुनाव के बाद, और नीतीश को और भाजपा को, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा को, अगर नीतीश निष्क्रिय हो जाते हैं, उनकी सीटें कम आती हैं और मिला जुला सरकार बन पाएगी तो ऐसे भाजपा और लोजपा की, तब तो बात अलग रहेगी। लेकिन अगर नीतीश की आवश्यकता पड़ती है तो नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने भाजपा जाएगी, और अगर उसी स्थिति में अगर चिराग की सीटों की आवश्यकता पड़ जाती है उसके लिए, तो चिराग निश्चित रख सकते हैं कि नीतीश को हटाइए और मुझे मौका दीजिए, तब जाकर मैं समर्थन करूंगा, और दबाव भी उन पर पड़ेगा। और जो रामविलास पासवान के पास चाबी आई थी, वो चाबी एक बार फिर से उनके पुत्र के हाथ में आती दिख रही है ऐसी स्थिति। और ये एक अघोषित शर्त जो है, ये भी डराएगी भाजपा को। तो भाजपा के पास रिलीफ कहाँ है? उन्हें माई मारते रहे, बाबू मारते रहे, दोनों के बीच में फंस गए हैं बच्चे की तरह। और भाजपा इसी चक्रव्यूह में फंस गई है, और इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए भाजपा को वक्त से पहले बहुत सारे फैसले लेने होंगे। कुशवाहा समाज अलग नाराज है, बिल्कुल, वो भी एक चक्रव्यूह वहाँ रचा गया है। निश्चित रूप पार्टी के सवर्ण नेता सीट हरवा के फिर रिवार्ड भी मांग रहे हैं जी, ये भी एक बड़ा चक्रव्यूह है। भाजपा चाहो तो चक्रव्यूह में फंस रही है, अब निकले कैसे ये भाजपा तय करें। बिल्कुल। तो आपने सुना कि नमन जी ने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से ये सारी बातें समझा दी कि आखिर चक्रव्यूह है क्या। इसमें थोड़ी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा नमन जी कि 2015 में नीतीश कुमार इसी डर से, जो आपने अभी कहा माई बाबू वाली बात या चक्रव्यूह वाली बात, तो नीतीश कुमार ने कांग्रेस को इसीलिए रोका था 41 सीट दे करके कि उनको बराबर सीट मिले और कहीं राष्ट्रीय जनता दल उन पर ओवरलैप नहीं करे। और 2020 में नीतीश कुमार ने जो गलती की चिराग पासवान को बाहर करके कम सीटें करने का, वो भी नहीं करेंगे। यानी दोनों तरफ से नीतीश कुमार खुद चाहेंगे कि चिराग रहे। बिल्कुल सीट वाले ज्यादा अपना सीट नहीं देंगे, भाजपा आप दे दीजिए, भाजपा दिलवा देंगे, जैसे उन्होंने पिछली बार भी किया था 2015 में कांग्रेस को दिलवा करके। तो खैर ये चक्रव्यूह है, और इस चक्रव्यूह से कैसे भारतीय जनता पार्टी निकलेगी एक बड़ा सवाल है, और इस सवालों के जवाब हम लगातार खोजते ही हैं। विशेष पंचनामा में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें जो हैं वो देखने के लिए भारत लाइव और भारत लाइव बिहार झारखंड पर जरूर जाइएगा। पंचनामा तो आप देखते ही हैं, लेकिन ये दोनों चैनल कभी कभी नमन जी वहाँ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।